उत्तराखंड दृष्टि में आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशन के साथ। तो आज का हमारा विषय रहने वाला है पंचायती राज व्यवस्था। तो आज हम इस सेशन में देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था को। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय पंचायती दिवस जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य। तो आखिरकार इसका उद्देश्य क्या था पंचायती राज व्यवस्था को लाने का? तो गांव स्तर को मजबूत और सक्षम बनाना, शिक्षा, कृषि, तालाबों का निर्माण, जल संरक्षण, स्वच्छता में सुधार करना। तो यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य यह था, इसको इसलिए लाया गया था ताकि गांव स्तर को मजबूत और सक्षम शिक्षा और कृषि तालाबों का निर्माण किया जा सके। देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ पर मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था एक नई व्यवस्था थी, इसका उल्लेख हमें, तो ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था आधुनिक है। इस व्यवस्था के प्रमाण हमें प्राचीन काल, मध्यकालीन आदि में हमें इसमें मिलते हैं। अब हम देखते हैं इनके प्रमाण हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें नगर को पुर कहा जाता था और इसका जो प्रमुख होता था उसको कहा जाता था नागरिक। गुप्त काल में जिला अधिकारी को विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामपति के रूप में जाना जाता था। प्राचीन काल में हमने जाना कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें नगर को पुर कहा जाता था। और गुप्त काल में जिलाधिकारी, यानी वर्तमान में जो डीएम जो पद है, तो उस टाइम पर भी ये पद हुआ करते थे, लेकिन उनके नाम परिवर्तन हुआ करते थे। जैसे उसने जिलाधिकारी को विषयपति और वर्तमान जैसे ग्राम प्रधान गांव में होता है, तो उस टाइम इनका जो नाम हुआ करता था ग्रामपति के रूप में इनको जाना जाता था। अब बात करते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। तो ग्राम के शासन के लिए महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। कौन कौन से अधिकारी होते थे? शासन के लिए मुकद्दम और राजस्व के लिए पटवारी, पंचों की सहायता विवादों के समाधान के लिए चौधरी हुआ करते थे। 1880 से 84 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्णकाल कहलाता है। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1880 से 84 के मध्य रहा है। अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रावधान करने का उल्लेख जो हमें कहां पर मिलता है? तो अनुच्छेद 40 में। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो हम उल्लेख मिलता है, जिसे शक्ति प्रदान करता है, तो ये किस आर्टिकल में मिलता है हमें? आर्टिकल 40 में। तो पंचायती राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण हम सीमितों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लिया है, प्रैक्टिस प्रश्न है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण समितियां, जिन्होंने अपने अपने अलग अलग सुझाव दिए थे। तो उसको स्टार्टिंग करते हैं समितियां को। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने अपना जो सुझाव दिया था, ये दिया था 1957 में। इन्होंने अपने सुझाव में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये व्यवस्था होनी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था, तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अब त्रिस्तरीय किस किस लेवल पर होनी चाहिए? तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि ग्राम स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत होनी चाहिए, और खंड या ब्लॉक स्तर के लिए पंचायत समिति, और जिला स्तर के लिए जिला परिषद का होना जरूरी है। और साथ में हम आपको बता दें कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस स्तर के लिए सुझाव दिया था, यानी किस स्तर के लिए? त्रिस्तर के लिए। आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे बलवंत और राय और मेहता, ये तीनों ही शब्द हैं, तो तीन शब्द हैं, तो यानी कि इसने किस स्तर की बात की थी? त्रिस्तर के लिए। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। और ये कब सुझाव दिया था उन्होंने? 1957 में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राजस्थान में विधानसभा में, तो राजस्थान की विधानसभा में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया गया, और 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान के नागौर जिले तथा बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। तो जो सबसे पहले इसका जो अधिनियम पारित किया गया था, ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, और ये कहां पर लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में। और जिले में भी किसकी बात की जाए, यदि गांव की बात की जाए, यदि क्वेश्चन ज्यादा ही टॉपिक हार्ड बनेगा तो गांव पूछ लेगा, तो वह गांव कौन सा है? बगदरी गांव। नेक्स्ट है, तो देखिए हमारा एक नोट है, तो 11 अक्टूबर 1959 पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्वेश्चन बनेगा कि पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य हो जाएगा हमारा राजस्थान। और यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे कि दूसरा राज्य कौन सा है जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, तो वह था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट समिति को देखते हैं। नेक्स्ट समिति हमारी अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति, तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक मेहता समिति ने किस स्तर के लिए सुझाव दिया था? तो देखो अशोक और मेहता, तो दो यहाँ पर शब्द हमें दिखाई दे रहे, तो इन्हें द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था इन्होंने। और ये कब समिति कब आई थी? 1977 में। तो इन्होंने क्या किया? तो द्विस्तरीय के लिए उन्होंने क्या कहा कि मंडल स्तर पर मंडल पंचायत का होना है और जिला स्तर पर जिला परिषद का होना आवश्यक है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि ग्राम पंचायत की जगह पर मंडल पंचायत होनी चाहिए। तो इन्होंने अपने सुझाव में ये बातें रखी थी। नेक्स्ट समिति की बात करते हैं। नेक्स्ट समिति है पीवी के राय समिति। ये समिति कब आई थी? 1985 में। तो इन्होंने अपनी समिति में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। अब इसको भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखो पीवी के राय, तो कितने शब्द हैं यहाँ पे? यहाँ पे भी कितने शब्द हैं हमारे पास? 4 शब्द। समिति सब में कॉमन रहेगा। तो पीवी के राय, इन्होंने अपने सुझाव में क्या कहा कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। वही 4 स्तरीय कौन कौन से होने चाहिए? तो सबसे पहले राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद का होना जरूरी है, और दूसरे स्तर पर जिला परिषद। और तीसरे स्तर की यदि हम बात करें तो तीसरे स्तर पर मंडल स्तर पर यानी मंडल पंचायत होगी, और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का होना जरूरी है। तो इन्होंने अपने सुझाव में ये 4 स्तरीय की बात की थी, और चारों स्तरों का उन्होंने इस प्रकार रखा था। अब नेक्स्ट समिति है LM सिंघवी समिति। तो ये कब आई थी? 1986 में इसको लाया गया था। और इसमें क्या हुआ? इस समय राजीव गांधी जी की सरकार हुआ करती थी। तो इसमें राजीव गांधी की सरकार थी। तो सबसे पहले जब ये समिति लाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। संविधान में स्थान देने का इन्होंने सुझाव रखा था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? तो सबसे पहले इन्होंने लोकसभा में इसके लिए अधीन लाने के लिए लोकसभा में बिल को पेश किया, और फिर राज्यसभा ने इसको क्या कर दिया? पारित नहीं हो सका। यानी कि ये राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। लोकसभा में तो ये पारित हो चुका, बट ये क्या हुआ? किसी कारणवश ये राज्यसभा में पारित नहीं हो सका, तो जिस कारण इन्हें संविधान में स्थान नहीं दिया गया। नेक्स्ट समिति की बात करते हैं। नेक्स्ट समिति है, देखो ये LM सिंघवी समिति ने जो सुझाव दिया था, इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान मिलना चाहिए। नेक्स्ट समिति है हमारे पास तुंगन समिति। ये दूसरी समिति ऐसी है जिन्होंने भी यही सुझाव दिया था कि संविधान में इनको स्थान मिलना चाहिए। तो तुंगन समिति कब आई थी? 1988 में। तो 1988 में इन्होंने अपने सुझाव दिया। इस समय PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो इस समिति के द्वारा भी पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल करने के लिए सुझाव दिया गया। तो ये दोनों ही समितियां ऐसी थी जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान देने के लिए अपने अपने सुझाव रखे थे। तो अब हम बात करते हैं इन्होंने क्या सुझाव रखे थे और कब कब जाकर इसमें कार्य हुआ। तो सबसे पहले 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में इन्होंने बिल को पेश किया, और इसी के साथ 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पारित किया गया। लोकसभा में कब पारित हुआ? 22 दिसंबर, और 23 दिसंबर को ये राज्यसभा में पारित हो चुका है। और 20 अप्रैल 1993 ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए इसमें, और 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में इसको लागू किया गया। तो तभी से ही 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है।
अब इसके लिए कुछ संशोधन करना होगा, तो इन्होंने कुछ संशोधन किया, तो उससे रिलेटेड हम फैक्ट को देखते हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसमें इसको अपनाया गया था? तो देखिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। देखिए 73वां संविधान संशोधन, तो ये किया गया था, 73वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना था। तो 73वें संविधान संशोधन 1993, आप इसको ऐसे भी रिलेट कर याद कर सकते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो ये 1993, आप लास्ट डिजिट से भी इसको याद रख सकते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो ये इस संविधान के भाग, जब 73वां संविधान संशोधन किया गया तो इसे संविधान के भाग 9 किस भाग में रखा गया? चैप्टर 9 में, और इसमें 16 नए अनुच्छेद यानी कि 243 को क से लेकर न और 11 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत ही ने भाग 9 में और 16 नए अनुच्छेद इसमें जोड़े गए, जो कि 243 से लेकर यानी क से न और 11वीं अनुसूची को भी इसमें संविधान में शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची में कार्य निर्धारण के लिए इन्होंने 29 विशेष में कार्य क्षेत्र को शामिल किया था। इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया। इसमें क्या क्या कहा गया कि प्रत्येक वर्षों के बाद यानी प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों का निर्वाचन होगा। हर 5 वर्षों में पंचायतों का निर्वाचन होगा, और यदि कोई पंचायत भंग होती है, किसी कारणवश यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है, तो 6 महीने के भीतर, तो 6 माह के भीतर निर्वाचन होंगे। और SC ST महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण की इन्होंने बात की थी। तो SC ST महिलाओं के लिए भी इन्होंने 1/3 सीटों का आरक्षण के इसमें सुझाव रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन होगा। तो 73वें संविधान संशोधन में 1993 में हुआ था जो, तो इसमें ये सभी बातों को रखा गया था और युति के तहत ही प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमने इसमें उन सभी प्रश्नों को लिया है जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, आपके ऑप्शन है कलेक्टर, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार। तो ये किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, पंचायती राज विषय है, आपके ऑप्शन है समवर्ती सूची, केंद्र सूची में, राज्य सूची में या विशेषाधिकार सूची में। तो जो पंचायती राज विषय है वे किसका विषय है? राज्य सूची का। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? ऑप्शन ए स्थानीय मेलों का कर, ऑप्शन बी बिक्री कर, भू राजस्व सीमा कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय मेलों का कर। तो पंचायतों के द्वारा कौन सा टैक्स वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर टैक्स। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो आपको बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए 81वां, ऑप्शन बी 84वां, या फिर ऑप्शन सी 71, या फिर ऑप्शन डी 73वां। तो ये संविधान संशोधन कौन सा है? 73वां, जो ये कहता है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत कौन सी नहीं है? तो जिला स्तर, ये भी त्रिस्तरीय के अंतर्गत है, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और ऑप्शन डी तहसील स्तर। तो तहसील स्तर इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था को किस लिए अपनाया गया था? आपके ऑप्शन है लोगों को राजनीतिक जागरूक प्रदान करने के लिए, या फिर लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, या फिर ऑप्शन सी कृषि को शिक्षित करने के लिए, फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ही इस पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था।
तो यानी कि इसमें क्या किया गया था कि लोकतंत्र की जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास न होकर के वो विकेंद्रित होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण कर दिया यहाँ पे, यानी कि उसको शक्तियों को बांट दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? यानी पंचायती राज व्यवस्था है जो, इसमें जो संस्थान है इसको सबसे अधिक आय कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए स्थानीय कर, ऑप्शन बी क्षेत्रीय निधि, या फिर सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरकारी अनुदान। तो सबसे ज्यादा जो आय का स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष। तो पंचायत चुनाव के लिए जो उम्मीदवार है जो, तो उनकी जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। यदि वोटिंग की बात करते हैं तो 18 वर्ष उनकी वोटिंग की आयु होनी चाहिए, लेकिन अगर वो उम्मीदवार हैं तो उम्मीदवार के लिए 21 वर्ष उनकी आयु का होना सुनिश्चित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954 या फिर ऑप्शन सी 1955 या फिर ऑप्शन डी 1957। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय समिति का जो गठन किया गया था 1957 को किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? आपके ऑप्शन है 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर या फिर 6 माह के अंदर या फिर 1 वर्ष के अंदर। तो ये इसमें सुनिश्चित किया गया था कि यदि ये 5 वर्ष, हर प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होंगे और यदि पंचायत भंग होती है तो उसको 6 माह के भीतर निर्वाचन को कराया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम सिफारिश की थी? यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने आपको बताया था याद करने के लिए कि बलवंत राय मेहता यानी 3 शब्द है, तो 3 स्तरीय की बात किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट प्रश्न, और इसका गठन कब किया गया था? 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, और इन्हीं के काल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्न में से कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है कृषि आय पर कर, या फिर संपत्ति, जानवर एवं वाहन कर, ऐच्छिक दान या उपहार, या फिर राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि आय पर कर। तो ग्राम पंचायतों का आय का साधन कौन सा नहीं है? तो कृषि आय पर कर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कि वो समिति कौन सी है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो PBN राव समिति, ऑप्शन बी LM सिंधवी समिति, अशोक मेहता समिति, या फिर बलवंत राय मेहता समिति। तो ये तीनों ही समिति से रिलेटेड है, लेकिन ऑप्शन ए BPN राव समिति ये इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो वह कौन सा भाग है जिसमें भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन आपके ऑप्शन है भाग 6 या फिर भाग 7, भाग 8 या फिर भाग 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसको कहाँ पर रखा गया था पंचायती राज व्यवस्था को? भाग 9 में। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी
चुनाव आयोग अधिनियम। तो भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है नीति निर्देश सिद्धांत पर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो वह कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 73वां। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये कब किया गया था? 1993। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो इसमें कितने कार्य सौंपे गए थे? 29। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है यह बनता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, यानी भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 24 अप्रैल 1993 को, जब इसका गठन किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था। और यदि उत्तराखंड दृष्टि का आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो आप उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।